बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के हवाले से। अब तक की बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है जिससे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में परेशानी की लहर दौड़ रही है कि अब उनके लिए एक मुश्किल वक्त का आगाज़ हो चुका है। और पाकिस्तान मुस्तबिक नवाज क्या सोच रही है, क्या अब उनके लिए अच्छी खबर है और अब वो मज़ीद 3-4 साल सर्वाइव कर जाएंगे, इमरान खान को माइनस कर देंगे, उसको रास्ते से हटा देंगे और यूँ हम इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रहेंगे। लेकिन असल गेम ये नहीं है, गेम कुछ और है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर दस्तखत हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये तो इमरान खान के खिलाफ खबर जा रही है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब भी ज़ाहिर है वो उनका एक नैरेटिव है कि वो स्टेट के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको कुचल दिया जाएगा। वो एंटी इमरान है या एंटी पीटीआई है, तो ये आपके सामने है। चीफ जस्टिस के बारे में यही नैरेटिव है, यही परसेप्शन है। लेकिन अब बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। अब होने क्या जा रहा है, इसके बाद क्या होगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूंगा। दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि एक ताकतवर जनरल ने कंट्रोल संभाल लिया है। कौन से ताकतवर जनरल हैं जो इतने ताकतवर बन गए कि उन्होंने कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लिया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है। और फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ और अहम खबरें आप बता देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब, आप सब जानते हैं कि ये हुकूमत के प्लेयर नहीं है, ये किसी अहम ताकतवर शख्सियत के प्लेयर हैं जो उनके कहने पर जो है वो बड़े फैसले लेते हैं, उनके कहने पर ही अपने जो है वो डिसीजंस लेते हैं। और इनके बारे में ये परसेप्शन है कि शहबाज शरीफ साहब भी इनके मतहत हैं और ये शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं। और बजाय इसके कि बतौर वज़ीर दाखिला ये वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करें, ये वज़ीर-ए-आज़म से बदमाशी करते हैं, उनको जो है वो रिपोर्ट नहीं करते और रिपोर्ट किसी और अहम शख्सियत को करते हैं। और वज़ारत दाखिला हुकूमत की एक बहुत अहम मिनिस्ट्री है, साथ ही ये PCB के चेयरमैन भी हैं। तो लिहाजा PMLN और मोहसिन नकवी का ईंट कुत्ते का वैर है। अगर आप इसको देखें तो आज वफाकी वज़ीर मशीर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि वज़ारत दाखिला या PCB किस पोजीशन पर रहना है, फैसला खुद मोहसिन नकवी ने करना है। और वो उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला और चेयरमैन PCB के दोनों होते फुल टाइम जॉब हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक SHO वाला बयान नहीं देना चाहिए था, लगता है कि उनकी ज़ुबान फिसल गई होगी। स्पोर्ट्स की हर बॉडी पर मेरिट के खिलाफ शख्स बैठा है, ये इतने ताकतवर हैं कि स्टैंड लिया जाए तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। और उन्होंने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ने कहा है कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, हमारे पास एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं हैं, नंबर्स पूरे हुए तो तरमीम करनी चाहिए। काजी साहब बहुत बड़ी मौसिस चीफ जस्टिस हैं, वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस हैं तौसीफ नान ने की बात वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से की है और कहा हाँ अगर सबकी उम्र हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है, हमारे पास चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम के नंबर अभी तक जो है वो बता रहे हैं कि पूरे नहीं है। और आईनी तरमीम तब होगी जब दोनों ईवानों से जो है वो हम अलग अलग इसको पास करवाएंगे और फिर जाकर इस आईनी तरमीम को जो है वो हम इसको मंजूर करवाया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहसिन नकवी जो है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज किस कदर एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये चीफ जस्टिस को किस कदर प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस तो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहते। वो बहुत पैम्पर्ड हैं, वो पैम्पर्ड बॉय हैं, वो बर्गर बच्चे हैं, उनको शायद कुछ नहीं पता। एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो इतना लाइल्म है कि उसको पता ही नहीं है कि वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहता। वो कहता है भाई मैं एक्सटेंशन लेनी ही नहीं है, बिल आ जाएगा तो जी ठीक है मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ। कादी साहब का दौरा मियार का अंदाज़ा लगाएं कि वो किस कदर जो है वो शख्सियत के मालिक हैं। तो खैर अब मैं आपको अहम तरीन खबरों की जानिब ले जाता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की तगदू कर रहे हैं। ये खबर सामने आती है, वो कोशिश कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। अब 2023 का जो इलेक्शन हुआ और उस 24 का सॉरी, तो उस इलेक्शन में आपने देखा कि नवाज शरीफ जो हैं वो 2/3 मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं किसी तादी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, मैं 2/3 लूंगा। अब उनको लंदन से पाकिस्तान बुलाया गया, वो नारा मारना शुरू हो गए कि मुझे क्यों पाकिस्तान बुलाया। अब वो लंदन की प्रवास ले रहे हैं कि वो 13-14 सितंबर को जनाब लंदन चले जाएंगे और वहाँ से बैठकर सियासत करेंगे और जो वोट को इज्जतों का बयानिया जिसके ऊपर टाकी मारने का वक्त आ गया है उस पर जाकर टाकी मारेंगे, उसको चमकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम उस नैरेटिव को बाय नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जिस कदर गंदी हो चुकी है, जिस कदर इनकी सियासत ज़मीन बोस हो गई है और जिस कदर जुल्म
کی حد بڑھ گئی ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ پھر سورج نے ہمیشہ غروب ہونا ہوتا ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو میں خبر دینے جا رہا ہوں، بیرسٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما کے پی کے وزیر اطلاعات، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم لگا دیا جائے، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی یہی بیان ہے کہ شہباز شریف نے بہت بار عمران خان کو مذاکرات کے پیغامات پہنچائے لیکن عمران خان صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آج خان صاحب نے اڈیالہ چیئر میں بیٹھ کر یہ بات کر دی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، جو فیصلہ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ ہاں، میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ضرور ہوں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں اس حکومت کے ساتھ مذاکرات جناب نہیں کروں گا۔ اب میاں نواز شریف صاحب میری رائے کے مطابق وہ وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، نہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ یہ حکومت نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے ان کی بیٹی جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے، جیسے اس کا بھائی ایکسپوز ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی ان کو بلیک میل کرتی ہے، محسن نقوی صاحب ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پیچھے سے پریشر اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب اس گھٹن کے ماحول کے اندر جناب وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں لیں گے۔ وہ اس وجہ سے لندن جا رہے ہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ نیریٹو بنائیں، پھر دوبارہ واپس آئیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کھیلیں، اور پاکستان میں رہ کر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیسے عمران خان نے آواز اٹھائی وہ ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا سکیں، کیونکہ کرپشن کی فائلیں ان کے پاس ہیں، ہر طرح کی فائل میاں نواز شریف کی ان کے پاس موجود ہے۔ جب وہ بات کرنے لگتے ہیں جناب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی فلاں فائل ہے، آپ کو فلاں کیس کے اندر ہم اندر لٹکا دیں گے، آپ کو فلاں کیس میں جناب آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، اور انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، کرپشن کا بازار مزید گرم ہوگا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے، لیکن وہ اگر آپ اس پورے ماحول کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنے گی اور نہ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب وہ لندن کیوں جا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم بننے لندن نہیں جا رہے، بلکہ وہ کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکالا جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو پہلے بھی وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ اب آگے آ جائیں کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے اوپر جناب دستخط ہو گئے ہیں، بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ اب اصل میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے، کیونکہ چیف جسٹس کو اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے، حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسٹس عمران خان کو مبینہ طور پر پھانسی دے دیں، عمران خان کو چیف جسٹس آپ لٹکا دیں اور لٹکا کر ہمارے حق میں فیصلے ہوں، ہمارا پولیٹیکل راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے اور ہم عمران خان کے بغیر یہاں پر اقتدار میں قابض رہیں۔ یہ حکومت کا بیسیکلی پلان ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سارے پلان میں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس طرح کا گندا کھیل نہیں کھیلیں گے، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ضرور کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مدد ضرور کر سکتے ہیں، اکانومی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اینٹی عمران نیریٹو کے اوپر آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی وہ بھی دشمن ہے، اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ حکومت آلریڈی خان صاحب سے بڑی سخت ترین نفرت کرتی ہے کیونکہ خان صاحب نے ان کے پورے پولیٹیکل نیریٹو کو دھبردوز کر دیا ہے، عوام ان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا بیانیہ گھر گھر تک جا پہنچا ہے، عمران خان صاحب اس وقت دلوں میں بستا ہے، لوگ اس سے پیار کر بیٹھے ہیں، لوگ اس سے عشق کر بیٹھے ہیں، اور آپ یہ خان صاحب کی مقبولیت نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا آپ ایسے کہہ لیں کہ اس کا وقت بھی نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، مقبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمران خان کا دور ہے، آپ عمران خان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے جناب، یہ خان صاحب کا دور ہے، اور یہ دور عمران احمد خان نیازی کے دور سے یاد رکھا جائے گا، پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور یہ مقبولیت نہیں ہے عمران خان کے اوپر۔ عمران خان صاحب اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایسا دور دیکھنے کو ملا، اپنی زندگی کے اندر ایسا دور دیکھنے کو ملا، اتنی مقبولیت، اتنا بڑا دور یا اتنا بڑا وقت جو ہے وہ کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے حصے میں نہیں آیا، یا اس کی جناب اس کی قسمت میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالآخر وہ بل پیش کر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی جو ایکسٹینشن ہے یا اس میں جو ججز کی تعداد ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ سینٹ میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا ہے جسے متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ سینٹ اجلاس میں بل سینیٹر عبدالقادر نے پیش کیا جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد چیف جسٹس کے علاوہ 20 کی جائے۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو اکثریت دلوائی جائے اور اپنے حق میں فیصلے لیے جائیں، اور یہ بل جو ہے وہ اس کی پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی۔ سینیٹر عبدالقادر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں 53,000 سے زائد کیس زیر التوا ہیں، سپریم کورٹ میں کیس آنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، میرے خیال میں 16 ججز جو ہیں اس کو بڑھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں آئینی معاملات بہت آ رہے ہیں، لارجر بینچ بن جاتے ہیں اور ججز آئینی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کے کیس سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ویسے کیس سنیں، ہمارا عدلیہ کا نظام نیچے سے
टॉप पर है। इस पर वज़ीर कानून आज़म अली तारा ने कहा कि हकीकत की बातें हैं, सजाए मौत के ज़ेर इल्तवा है, उम्र कैद की सजा 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक शख्स अपील इल्तवा होने की वजह से 34 साल जेल में गुजार गया और 2015 से सजाए मौत की अपीलें ज़ेर इल्तवा पाई जा रही हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जनाब इस जजेस की जो है वो तादाद बढ़ा दी जाए। ये हुकूमत हमारा इतना फ़ायदा सोच रही है कि इन 20 जो ये 4 जजेस आ जाएंगे और ये 4 जजेस के आने के बाद पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा, पाकिस्तान में गरीब जो है उसको इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान में जनाब गरीब जो है वो दर दर के ठोकरे नहीं खाएगा। उस किसी का कातिल कोई भैंस चोरी के केस में पकड़ा गया तो हमारे ये 4 जजेस के आने से जो ये परसेप्शन होगा पाकिस्तान में इंसाफ इतना बढ़ जाएगा कि फिर कोई चोरी करने से डरेगा कि सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस आ गए जनाब, हमने चोरी नहीं करनी। यानी कि किसको आप पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसको जनाब ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम जानती है, बच्चा जानता है। आप जाके बच्चे से पूछे ना, वो आपको बताएगा कि 4 जजेस इस वजह से लगाए जा रहे हैं कि काजी साहब को अक्सर दी जाए और काजी साहब के खिलाफ बाकी जजेस खड़े हुए हैं। आपने फुल कोर्ट का फैसला देख लिया कि फुल कोर्ट में काजी साहब के पास कोई अक्सर नहीं है, काजी साहब बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। अब उनको अक्सरियत देने के लिए सारा कुछ जो है वो जनाब किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए और जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आप जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मतहत अदलिया से बढ़ाएं, ये बात हो रही है। और दिस इज द मेन पॉइंट कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब से भी इस्तीफा मुबैना तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक डिमांड किया जा रहा है। और तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ भी कैंपेन लॉन्च हो गई कि उनकी जाली डिग्री है। बाबर सत्तार साहब के खिलाफ ये बात हो रही है कि उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है, तो लिहाजा इनको कहा जा रहा है कि हम आपको जो है वो डिसमिस कर देंगे, आपको जज के ओहदे से फारिग कर देंगे, आप इस्तीफा देकर जो है वो घर चले जाएं। जो इस वक्त हमें समझ आ रही है, जो हमारी एक सहाफ़ती बसीरत है या हमारा जो इस एनालिसिस है वो यही है। और जो हमें ज़राए भी बताते हैं वो उससे मिलता जुलता जो है वो चीज़ें जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में जो है बता दी हैं कि इस वक्त ये कोशिश की जा रही है और ये बिल जो है वो चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। हुकूमत इन दोनों को एक्सटेंशन देकर ये समझ रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, जिस दिन ये एक्सटेंशन हो गई उसी दिन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात जनाब शुरू हो जाएंगे और इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जिस चीज़ ने किसी भी शख्स को एक्सटेंशन दी उसी के पीठ के ऊपर जो है वो छुरा खोंपा गया। हुकूमत इस वक्त बुरी तरह से फंसने जा रही है इस बिल के आने के बाद, क्योंकि अब वो बिल पेश कर दिया गया है सेनेट के अंदर। अब एक ताकतवर जनरल ने जनाब कंट्रोल संभाल लिया है। वो कौन से अहम तरीन ताकतवर जनरल है? मेजर जनरल आमिर इशफाक यानी को कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया गया है और इनको मुस्तकिल तैनाती तक कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर किया गया है। और मेजर जनरल यानी इस वक्त जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दिफा में जो बाकायदा सेक्रेटरी दिफा की तकर्री तक कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा का चार्ज संभालेंगे। और गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में एडिशनल सेक्रेटरी 1 दिफा डिवीजन मुकर्रर किए गए थे। अब ज़राए बताते हैं क्योंकि सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल जो है रिटायर्ड अहमदुज़्ज़मान जो जनरल बाजवा के शायद समधी थे, उनको उनकी जो 23 अगस्त तक उनकी मुद्दत मुलाजमत थी, अब उनको अपने ओहदे से छोड़ना पड़ा है। तो लिहाजा अब ये मेजर जनरल इशफाक यानी साहब जो हैं वो आ गए हैं और इससे अंदाज़ा ये होता है कि इनके आने के बाद देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और आप इसको एक्सटेंशन से जोड़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैनाती जो है वो किसने लगाई है और क्यों हो रही है। ज़ाहिर है एक जानिब तो इनकी तैनाती तो होनी ही होनी थी, लेकिन इनको कायम मुकाम इस वजह से लगाया जा रहा है कि कुछ और अहम फैसले भी अभी करना बाकी हैं। और सेक्रेटरी दिफा के नीचे आप याद रखिएगा कि पाक फौज का दरा आता है, आर्मी चीफ साहब आते हैं और इनसे ऊपर जो है वज़ारत दिफा, उससे ऊपर वज़ारत उज़्मा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने आसमी है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।